तो कल अपन ने पढ़े थे, क्या पढ़ा था? डीसी डीसी मोटर में क्या पढ़ा था? टॉर्क। क्या पढ़ा था? टॉर्क। जो टॉर्क है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों। देखें तो अपने पढ़ा था, जो टॉर्क होता है वो समानुपाती होता है आर्मेचर धारा और चुंबकीय फ्लक्स के। आर्मेचर धारा और चुंबकीय फ्लक्स। फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए सारे। कोई दिक्कत कल वाले में? कल वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत? जो ज्यादा टॉर्क था वो था आर्मेचर टॉर्क, छोटा टॉर्क कौन सा था? शाफ्ट टॉर्क। और दोनों के बीच में जो अंतर था वो था हानियों के कारण। कौन सी हानियों के कारण? दो हानियां हो रही थी, एक तो आ रही थी कोर हानियां, दूसरी कौन सी हो रही थी? वायु एवं घर्षण हानि। जैसे अपन बोले थे यांत्रिक हानियां, क्या बोले थे? अगर आप कोर हानि और वायु घर्षण हानि को दोनों को जोड़ दोगे तो बन जाएगी स्टे हानियां। क्या बन जाएगी? स्टे हानि। आज अपना टॉपिक है डीसी श्रेणी मोटर के अभिलक्षण। क्या पढ़ेंगे? डीसी श्रेणी मोटर के अभिलक्षण। तो आपके जो डीसी है, डीसी श्रेणी है, चाहे शंट है, चाहे क्या है, कंपाउंड है, उनमें कितने अभिलक्षण खींचेंगे अपन? 3। तो सबसे आज का जो पहला टॉपिक है वो पढ़ रहे अपन डीसी श्रेणी मोटर के अभिलक्षण। डीसी श्रेणी मोटर के अभिलक्षण। और अभिलक्षणों से बनाओ क्या पता चलता है बताओ? अरे अभिलक्षण क्यों खींच जाते हैं? अभिलक्षणों से अपने पता चलता है मोटर की परफॉर्मेंस के बारे में। क्या चलता है? मोटर की परफॉर्मेंस के बारे में भी। किसी भी भार पर मोटर की जो परफॉर्मेंस होगी वो किस प्रकार की होगी। तो अगर आपको मोटर की दक्षता ज्ञात करनी है, दक्षता का पता लगाना है, उसमें तो देखिए नो लोड पे कैसा बिहेवियर होगा उसका, इन सब के बारे में पता करना है, तो आपको क्या खींचने हैं? अभिलक्षण। क्या कहते हैं? अभिलक्षण। मोटर की दक्षता, शून्य भार तथा भार वृद्धि के साथ भार वृद्धि के साथ उत्पन्न आघूर्ण मोटर गति आदि में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी अभिलक्षणों के द्वारा प्राप्त होती है। अभिलक्षणों के द्वारा प्राप्त होती है। तो मोटर की जो दक्षता है, शून्य भार है, शून्य भार तथा भार वृद्धि के साथ उत्पन्न आघूर्ण। जब भी आपका भार वृद्धि करोगे तो जो उत्पन्न आघूर्ण है उसका मान चेंज होगा। मोटर गति है उसमें भी क्या आएगा? चेंज आएगा। तो आदि में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी किससे मिलती है? अपने अभिलक्षणों के द्वारा प्राप्त होती है। तो जितने भी आपके बच्चों देखिए अभिलक्षण है, उनसे आपके बारे में आपको पता चलेगा कि मोटर किस भार पर किस तरह का आघूर्ण पैदा कर रही है। कम भार पे ज्यादा गुण पैदा करिए या अधिक भार पे ज्यादा पैदा करिए, स्पीड कैसी है, इन सब के बारे में आपको जानकारी कहां मिलती है? अभिलक्षण। तो अपने मोटर के कितने अभिलक्षण होते हैं? 3। मोटर के 3 अभिलक्षण खींचे जाते हैं। ये 3 अभिलक्षण होते हैं। मोटर के 3 अभिलक्षण होते हैं। पहला अभिलक्षण है कौन सा? भी कौन सा है? आघूर्ण व भार धारा अभिलक्षण। भार धारा अभिलक्षण। दूसरा अभिलक्षण है गति व भार धारा अभिलक्षण व भार धारा अभिलक्षण।
तीसरा अभिलक्षण है आघूर्ण व गति, या इसको गति व आघूर्ण लिखें, गति व आघूर्ण अभिलक्षण। अब अपन जब तीनों अभिलक्षण खींचेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मोटर है वो किस प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए काम में ली जा सकती है। यहां तक पता चल गया सब बातें। तो अभी आपसे पूछेंगे अभिलक्षण क्यों खींचे जा रहे हैं, ताकि अपन मोटर के वर्किंग के बारे में पता कर सके कि उसका घूर्ण किस समय कैसा उत्पन्न होगा। अब पहला अभिलक्षण जो है वो कौन सा है, अरे कौन सा है, पहला अभिलक्षण है आघूर्ण, हाँ जी, आघूर्ण व भार धारा अभिलक्षण। टॉर्क व, या टॉर्क वर्ष से लिख दो, या टॉर्क व आर्मेचर व भार धारा अभिलक्षण, वर्ष से लिख दो या इसके। तो आघूर्ण आपके पास टॉर्क है और भार धारा के बीच अपन क्या खींच रहे हैं, अभिलक्षण खींच रहे। अब देखिए भी, अगर अपन डीसी श्रेणी मोटर की बात करें तो क्या भार धारा आर्मेचर धारा के बराबर होती है, और यही भार धारा सीरीज फील्ड धारा के बराबर होती है कि नहीं होती। तो डीसी श्रेणी मोटर आपके पास ऐसी मोटर है जिसमें आपके पास भार धारा, आर्मेचर धारा और क्षेत्र कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, समान, तीनों में कोई अंतर नहीं है। अब अपन ने जब कल पढ़ा था तो अपन ने पढ़ा था कि जो उत्पन्न आघूर्ण है टी, किसी भी मोटर में उत्पन्न आघूर्ण टी वो समानुपाती किसके होता है, फाई और आर्मेचर धारा आई, फाई और आर्मेचर धारा आई। अब अगर अपन डीसी मोटर की बात करेंगे तो जो आपका चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स जो उत्पन्न होने वाला है फाई, वो किसके समानुपाती है, किसके समानुपाती है, आईएसी के, या आईएसी किसके समानुपाती है, आईएल के। अरे एक नहीं है। और आपके पास यहाँ आईए बराबर क्या है, आईएल। तो यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं कि टॉर्क जो समानुपाती होगा वो होगा आईएल, और आईए किसके भी क्या लिख देंगे, आईएल। तो टी समानुपाती होगा आईएल के स्केयर, और आईएल आपके पास क्या है, भार धारा, क्या है, भार। यानी अगर अपन डीसी श्रेणी मोटर की बात करेंगे तो डीसी श्रेणी मोटर में जो स्टार्टिंग आघूर्ण होता है वो भार धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो डीसी श्रेणी मोटर में स्टार्टिंग आघूर्ण भार धारा के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। अरे समझ में आया। अब जिस मोटर में स्टार्टिंग आघूर्ण भार धारा के वर्ग के समानुपाती है उसका स्टार्टिंग आघूर्ण उच्च होगा कि निम्न होगा। अगर अपन बात करें तो देखें, जब भी आपकी डीसी मोटर स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में लगभग 1.5 गुना धारा लेती है। कितने गुना धारा लेती है, अगर आप 1.5 का स्केयर करोगे, 1.5 का स्केयर करोगे तो आएगा 2.25। सही है क्या, यानी आपका जो स्टार्टिंग आघूर्ण है वो पूर्ण, जो आपका स्टार्टिंग आघूर्ण है वो पूर्ण भार आघूर्ण से कितने गुना ज्यादा हो गया, 2.25 गुना। कितने गुना, तो बताओ स्टार्टिंग आघूर्ण उच्च हो नहीं हो गया। तो अगर अपन डीसी श्रेणी मोटर की बात करें तो इसका स्टार्टिंग आघूर्ण बताओ उच्च होता है कि निम्न होता है, उच्च होता है। अब ये आपके पास कब तक रहेगा, जब तक कि आपकी कोर संतृप्त न हो जाए, जब तक कोर संतृप्त न हो जाए। तो इस अभिलक्षण से हमें ये मिला कि डीसी श्रेणी मोटर का स्टार्टिंग आघूर्ण क्या होता है, उच्च होता है। अब कब तक उच्च होता है, जब तक कोर संतृप्त न हो जाए। तो ये कंडीशन कब तक है बच्चों, देखें, जब तक कोर संतृप्त न हो। जब तक कोर क्या ना हो, संतृप्त न हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सी मोटर जिसका स्टार्टिंग आघूर्ण उच्च होता है, डीसी श्रेणी मोटर, कोई दिक्कत भी। अब जैसे आपके पास कोर संतृप्त होगी, अब आपका जो चुंबकीय फ्लक्स फाई है वो आर्मेचर धारा या भार धारा या सीरीज फील्ड धारा के समानुपाती नहीं होगा। यानी अब अगर आपके पास भार धारा का मान बढ़ता है तो चुंबकीय फ्लक्स का मान नहीं बढ़े। तो कोर के संतृप्त होने के बाद क्या होगा, इस फाई का मान क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा अभी, कांस्टेंट। तो अगर इस फाई का मान कांस्टेंट हो जाता है तो बताओ किसके बराबर जाए, केवल आईएल के। किसके बराबर हो जाएगा, आईएल। तो टी समानुपाती हो जाएगा आईएल। कब, जब कोर क्या हो जाए, संतृप्त हो जाए। जब कोर संतृप्त हो जाए, हो, जब कोर क्या हो जाए, संतृप्त। और संतृप्त हो जाएगा तो फाई जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जब फाई आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा तो अब आपका जो उत्पन्न आघूर्ण है
वो केवल किसके समानुपाती होगा? भार धारा आयल के। और इसका ग्राफ कैसा मिलेगा? रेखिक। क्या मिलेगा? इसका ग्राफ क्या मिलेगा? रेखिक। समझ में आ गया? यानी अब आप जो देखें, अगर भार धारा के मान को बढ़ाते हो तो अब आपका जो टॉर्क वर्सेज भार धारा विलक्षण है वो एक रेखिक रेखा में बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? रेखिक रूप से बढ़ेगा। बताओ समझ में आ गया? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो अब अपन इसको ग्राफ पे बढ़ाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बताओ किससे बढ़ाने से कौन बढ़ रहा है? धारा के बढ़ने से क्या बढ़ रहा है? आघूर्ण बढ़ रहा है। धारा के बढ़ने से क्या बढ़ रहा है? टॉर्क बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? टॉर्क। तो जिसे बढ़ाया जाए वो कौन से एक्स पे, और जो बढ़ रहा है वो कौन से एक्स पे? तो आपका टॉर्क बैठेगा वाई एक्स पे। क्या बैठेगा? वाई एक्स। तो आर में जो आपके पास भार धारा है वो कहां बैठेगी? अरे कौन से एक्स पे? एक्स एक्स पे। अब अगर इस भार धारा का मान 0 है, कितना है? 0, तो बताओ टॉर्क का मान भी कितना जाएगा? 0। यानी आपका जो टॉर्क स्लिप वक्र है वो तो कहां से चालू हुआ? 0 से। उसका उत्पत्ति केंद्र कहां पे होगा? 0। उत्पत्ति बिंदु कहां होगा? 0। अब तो देखें, अगर मैं कह रहा हूं कि टी समानुपाती आईएल स्क्वायर के, अगर आपके पास यहाँ 2 एम्पियर धारा, कितने एम्पियर धारा है? तो आपका आघूर्ण इससे दुगुना हो जाएगा। जितना ये बना रहे उसका क्या बढ़ाओ? दुगुना। तो बताओ अगर धारा 2 एम्पियर तो बताओ टॉर्क यहाँ पहुंचाएगा नहीं पहुंचेगा? तो रेखा तेजी से बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? और इसके बाद जैसे आपको बस बच्चों देखें कोर संतृप्त हो जाएगा। क्या बढ़ेगा? रेखिक रूप से। क्या बढ़ेगा? तो जैसे आप बच्चों देखें इस आर्मेचर धारा, जैसे आप भार धारा का मान बढ़ाओगे, स्टार्टिंग में आपका जो कर्व है वो तेजी से ऊपर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा। तो धारा यहाँ तक क्या है? कम, और टॉर्क यहाँ पहुंच गया नहीं पहुंच गया? और इसके बाद वाले पॉइंट पे क्या होगा? आपका जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा? रेखिक। क्या हो जाएगा? रेखिक। अगर आपकी कोर संतृप्त हो चुके तो क्या हो जाएगा? रेखिक। तो ये है टी समानुपाती आईएल का स्केल। यानी इस बिंदु तक 0 से लेके O तक कोर संतृप्त नहीं है। तो ये बताओ कौन सा क्षेत्र है? असंतृप्त क्षेत्र। कौन सा है? और अगर O के बाद में अपन जा रहे हैं, B तक जा रहे हैं, तो ये आपका कौन सा हो गया? संतृप्त क्षेत्र। तो यहाँ क्या है? टी समानुपाती क्या है? आई। टी समानुपाती क्या है? आई। समझ में आया कि नहीं है? अरे आ गया समझ में? अब तो देखें, अब कल अपने 2 बातें बताई थी। एक तो मैंने आपको बताया था पैराबोला, एक बताया था हाइपरबोला। अब मैंने कहा था जो आपका ग्राफ इस वाई एक्स की तरफ जाए, कहां जाए? तो यहां से चला और वापस घूम के कहां जा रहा है? वाई एक्स की तरफ। तो तब बनता है पैराबोला, तब बनता है हाइपरबोला। क्या बनता है? जिसे बोलते हैं अति परवलय। क्या बोलते हैं? अति परवलय। अब तो देखिए इसकी जो आकृति होती है आपको किताबों में मिलेगी आयताकार अति परवलय। क्या मिलेगा? आयताकार अति परवलय। तो इसका जो टॉर्क वर्सेस भार धारा विलक्षण होता है उसकी आकृति होती है आयताकार अति परवलय। तो आपको याद रखनी है इसकी आकृति। तो आकृति आप रखना आयताकार अति परवलय। पहले तो पहला विलक्षण समझ में आ गया? पहला विलक्षण कौन सा था? टॉर्क व भार धारा अभिलक्षण। टॉर्क व भार धारा अभिलक्षण। तो कौन सी मोटर का स्टार्टिंग आघूर्ण उच्च होता है? डीसी श्रेणी मोटर का। अगर आपको स्टार्टिंग आघूर्ण उच्च है तो कौन सी मोटर लगाओगे? डीसी श्रेणी मोटर। और ये बात आपको कहां से पता चली? अभिलक्षण से। कहां से पता चली? अभिलक्षण से। किसे पता चली? अभिलक्षण। कोई दिक्कत बताओ यहां तक? समझ में आ गया सभी को? पक्की बात है? चलो अगला अभिलक्षण पढ़े अपन। चलो तो अगला अभिलक्षण जो है उसका नाम है स्पीड वर्सेज भार धारा, गति व भार धारा अभिलक्षण। गति व भार धारा अभिलक्षण। अब जब अपने स्पीड इक्वेशन पढ़ी थी तो मैंने आपको याद कराई थी गति। क्या याद कराई थी? गति। तो गति का फॉर्मूला अपने क्या पढ़ा था डीसी मोटर में कि एन जो है वो समानुपाती तो किसके है? ई बी के। और विलोमानुपाती किसके होता है? फाई के। एन समानुपाती तो किसके होता है? ई बी के। और विलोमानुपाती किसका होता है? फाई को। और अगर मैं इस ईबी को डीसी श्रेणी मोटर में लिखूं तो डीसी श्रेणी मोटर में ईबी क्या लिखा जाता है बताओ? वी इनपुट में से कितने ड्रॉप घटाने हैं? 2। आई ए आर ए प्लस आर एस। घटाने के नहीं घटाने? और ये जो आपके पास फाई है वो तो किसके समानुपाती होता है? आई एस सी के। समानुपाती किसके होता है? आई एस सी के। अब बताओ इस मोटर में आपके पास क्या क्या है? क्या आर्मेचर धारा आई ए भार धारा आई एल के बराबर है कि नहीं है? और भार धारा आई एल है, बताओ आई एस सी के बराबर है कि नहीं है? तो अगर मैं इसको आई एस सी लिखता हूं तो क्या आई एल लिख सकता हूं? अरे क्या इसको आई एल लिख सकते हैं? इस आई ए को क्या आई एल लिख सकते हैं? कोई दिक्कत है तो बताएं यहां तक।
अब अपन ने क्या किया है, अपन बात करें डीसी श्रेणी मोटर की। अगर आप डीसी श्रेणी मोटर को शून्य भार पे चलाओ, क्या चलाओगे, शून्य भार पे क्या चलाओगे, शून्य। अब आप देखिए इधर मैं डायग्राम बना लेता हूँ साथ के साथ ताकि आपको समझ में आए। अब जब भी आपकी मोटर शून्य भार पे चलती है तो बताओ धारा ज्यादा लेती है कम लेती है, धारा कम लेती है, और स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। स्पीड क्या होती है, ज्यादा। ये देखिए, ये अपने यहां पे लगाया है वी इनपुट, ये आपकी आरोपित वोल्टेज वी इनपुट है। जैसे आप वी इनपुट लगाओगे यहां से धारा कौन सी चलेगी, आई एल, यहाँ क्या बन जाएगी, आई एस सी। ये आपका आर्मेचर प्रतिरोध क्या है, आर ए, और यहाँ जाए क्या बन जाएगी, आई। अब इसके कारण यहाँ पे विरोधी विद्युत वाहक बल पैदा होगा, इसका मान क्या है, ए बी। ठीक है भी। अब जैसे आप इस मोटर को शून्य भार पे चलाओगे, क्या चलाओगे, शून्य भार पे जैसे चलाओगे तो इस भार द्वारा आई एल का मान है न्यूनतम, क्या है, न्यूनतम, यानी इसका मान है मिनिमम। सही है क्या भी, इसका मान क्या है, न्यूनतम है। अब इसका मान जब न्यूनतम है तो ये वाला जो वोल्टेज ड्रॉप है, ये वाला जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वी इनपुट आई ए आर ए प्लस आर ए सी, बताओ अधिकतम होगा न्यूनतम होगा। जब इस भार धारा का मान न्यूनतम है तो इसके कारण होने वाला वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर ये वोल्टेज ड्रॉप मिनिमम है, क्या इनपुट वोल्टेज का मान जितना है उतना है कि नहीं है, तो अगर आप इसका मान अधिकतम है, इसका मान क्या है, न्यूनतम, तो बताओ अब ईबी का मान बताओ अधिकतम हो जाए नहीं हो जाएगा, ज्यादा में से अपने कम घटाए तो ईबी का मान ज्यादा होगा नहीं होगा। तो अगर आपके पास ईबी का मान ज्यादा है तो बताओ मोटर की गति ज्यादा होगी नहीं होगी, तो मोटर की गति क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी गति। अब जो देखिए जब मोटर की आपके पास गति ज्यादा होगी तो बताओ ईबी का मान ज्यादा होगा नहीं होगा, अरे होगा नहीं होगा। अब ईबी का मान ज्यादा हो गया। अब अगर अपन बात करें फ्लक्स, किसकी बात करें, जब आपकी मोटर शून्य भार पे काम कर रही है तो बताओ धारा कम ले रही कि नहीं ले रही। जब धारा आईएससी का मान कम है या आईएल का मान कम है तो बताओ इसका मान भी कम होगा नहीं होगा। ये समानुपाती किसके है, इसके। अब एक तो बस ईबी का मान ज्यादा हो गया, दूसरा चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो गया, कम। ईबी के बढ़ने से भी स्पीड है बढ़ी और इसके घटने में स्पीड है बढ़ी, तो क्या बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी स्पीड। तो अगर अपन बात करें डीसी श्रेणी मोटर की तो यहाँ नो लोड पे गति बताओ उच्च होगी नहीं होगी। नो लोड पे गति कौन सी मोटर की उच्च होती है, डीसी श्रेणी मोटर की। अब आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, जैसे आपकी गति बढ़ी बताओ ईबी का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। जब ईबी का मान बढ़ेगा तो इन दोनों का अंतर बताओ कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अरे होगा नहीं होगा। जब ईबी का मान बढ़ेगा तो आपके पास क्या होगा, इसका मान ज्यादा हो गया, ठीक है भाई, ये आपके स्टैंडर्ड मान पे है ही, तो बताओ इन दोनों का अंतर कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जब इनका अंतर कम हो जाएगा तो मोटर धारा और कम ले नहीं लेगी। जब मोटर धारा और कम लेगी तो बताओ इसका मान और घट जाएगा नहीं घट जाएगा, इसका मान और बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, तो मोटर गति और बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी। इस तरह लगातार आपकी डीसी श्रेणी मोटर की गति बढ़ती चली और जब तक बढ़ती जाएगी जब तक कि नट फाउंडेशन बोर्ड सारे अलग अलग नया हो जाए। तो कौन सी मोटर को कभी भी शून्य भार पे नहीं चलाना चाहिए, और अगर आप शून्य भार पे चलाओगे तो इसकी गति खतरनाक कुछ हो सकती है, खतरनाक कुछ हो सकती है। तो जब भी अपन डीसी श्रेणी मोटर की बात करेंगे तो ऐसे हमें हमेशा क्या चलाएंगे, भार के साथ। क्या चलाएंगे, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी मोटर को हमेशा भार के साथ चलाना चाहिए तो कौन सी मोटर है, कौन सी मोटर को शून्य भार पर चलाने पर खतरनाक गति उच्च हो सकती है, डीसी श्रेणी मोटर। तो आप भार पे चलाने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसकी शाफ्ट को हमेशा बेल्ट से जो किया जाता है, किससे जो किया जाता है, या गियर से, किससे करते हैं, गियर से। तो अगर आपके पास गियर होंगे तो जल्दी से आपकी स्पीड चेंज नहीं होगी, अरे ठीक है। अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हो दूसरे गियर में क्या 120 भाग जाएगा, क्या नहीं भागे, सही है क्या, रेस देते रहना, तेल ज्यादा पी लेगा पर भागेगा नहीं। तो अगर आपकी गियर ऑपरेटेड सिस्टम है तो अब आपकी मोटर की गति तेज नहीं हो। तो डीसी श्रेणी मोटर वो है को शून्य भार पे चलाना नहीं चाहिए, और शून्य भार पे अगर आप चलाओगे तो इसकी गति क्या हो जाए, खतरनाक उच्च हो जाए। तो इसलिए हमेशा किसके साथ चलाते हैं इसे, भार के साथ। और भार किससे जुड़ा होना चाहिए, बेल्ट से। किससे जुड़ा होना चाहिए, बेल्ट, या किससे जुड़ा हो, गियर से। तो अपन यहां लिख देता हूं थोड़ा सा मैं, डीसी श्रेणी मोटर को कभी भी शून्य भार पर चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए, शून्य भार पर नहीं चलाना चाहिए। और चलाओगे तो क्या हो जाएगा, शून्य भार पर चलाने पर भार पर
चलाने पर मोटर गति खतरनाक उच्च हो जाती है। जिससे क्या हो जाएगा? जिससे मोटर क्षतिग्रस्त हो जाती है या क्षतिग्रस्त हो सकती है। क्षतिग्रस्त हो सकती है। तो जब भी अपन डीसी मोटर की बात करेंगे तो बताओ इसको कैसे चलाना चाहिए? भार के साथ। देखो मैं बोलता हूं ना बच्चों, देखें ये बोले वर्ड से कई बार क्वेश्चंस में चेंज हो जाते हैं। तो जब मैं बोलता हूं तो एक एक बात को बच्चों देखिए आप अपने ध्यान में जाने दें, दिमाग में जाने दें। ठीक है भाई, मैं चाहता हूं कि आपको मेरे पास बार बार चक्कर लगाने नहीं पड़े। ना तो मेरे पास इतना समय है कि मैं एक ही बच्चे को बार बार पढ़ाऊं, और ना ही आपके पास होना चाहिए। नहीं क्या होना चाहिए? आपके पास होना चाहिए। तो बार बार नहीं पढ़ना है कि जी मैं नौकरी लगा 10 साल बाद। कितने साल बाद? और 10 साल में पता नहीं क्या हो जाना है। ठीक है, इतना लंबा समय नहीं लगाना है आपको। तो अब अपन क्या करेंगे? इसको हमेशा कौन से भार के साथ चलाएंगे? बेल्ट से। क्या चलाएंगे? बेल्ट से। डीसी श्रेणी मोटर कहां से क्या गए है? डीसी श्रेणी मोटर को हमेशा बेल्ट या गियर संयोजित भार के साथ चलाया जाता है। के साथ चलाया जाता है। आगे भी याद समझ में आ गया सभी को? जब आप नोट्स बनाओ ना तो आप इन चीजों को, सारी चीजों को बताया करो अपने दिमाग को कि एन समानुपाती किसके होता है? ईबी के। ईबी क्यों ज्यादा हो जाएगा उस दिमाग को बताओ कि क्यों से ही क्वेश्चन बनना है। क्वेश्चन किससे बनना है? क्यों से। जब तक आपके दिमाग में वो क्यों नहीं आएंगे ना, वाई, तब तक आप थ्योरी को पकड़ नहीं पाओगे, किसी सब्जेक्ट को नहीं पकड़ पाओगे आप। यहीं से क्वेश्चन बना है क्यों नहीं चलाया जाता। तो स्टार्टिंग में ईबी का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम। और तुम क्या फ्लक्स का मान क्या होता है? न्यूनतम। और दोनों एक अधिकतम दूसरा क्या है? न्यूनतम। तो मोटर गति खतरनाक क्या हो जाएगी? उच्च हो जाएगी। कोई दिक्कत भी? तो अगर आपसे पूछी जाए ऐसी कौन सी मोटर जिसकी स्टार्टिंग गति बहुत उच्च होती है? कब? जब कब चलाए इसे? शून्य बार में। क्या चलाया जाए इसको? शून्य बार। अब अपन बात करें इसके अभिलक्षण की। तो इसका अगर अपन अभिलक्षण बनाए तो कैसे बनेगा देखिए। तो अब अपने पास क्या होगा देखिए अभी। तो जैसे आपके पास क्या होगा, यहां पर भार धारा का मान बढ़ेगा तो बताओ वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अब वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो ईबी का मान घटेगा नहीं घटेगा? और भार धारा के बढ़ने से फाई का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जब फाई का मान बढ़ेगा, इस इधर ईबी का मान घटेगा, तो बताओ मोटर गति तेजी से घटेगी नहीं घटेगी? तो जैसे जैसे आप भार धारा के मान को बढ़ाते चले जाओगे मोटर गति घटती जाएगी नहीं घटती जाएगी? तो यहां से कर्व आपका इस तरह से आएगा। क्या भार के बढ़ने से मोटर गति तेजी से घटेगी नहीं घटेगी? अरे घटेगी नहीं घटेगी? अब तो देखें, क्या ये वाला जो ग्राफ है, ये जो वाला कर्व है, वो इस अक्ष के पास आ रहा है या इस अक्ष से दूर जा रहा है? दूर जा रहा है। तो बताओ ये हाइपरबोला है कि पैराबोला है? इसे बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं? परवलय। क्या बोलते हैं भी? परवलय। तो इसकी आकृति किसकी भांति होगी? परवलय की भांति। हाँ, पहले वाले में क्या था? अति परवलय, जिसे बोलते हैं हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। बताओ समझ में आई नहीं है? तो ये जो आपका जो गोला है वो बताओ इससे दूर जा रहा है नहीं जा रहा? जब दूर जा रहा है तो क्या है? परवलय। क्या है? परवलय। और पास आता है तो इसे क्या बोलते हैं? अति परवलय। क्या बोलते हैं? तो बताओ स्पीड जो आपके पास भार वर्सेस स्पीड धारा जो अभिलक्षण होता है, स्पीड वर्सेस भार अभिलक्षण होता है, उसकी आकृति किसी भांति दिखाई देती है? परवलय की भांति। किसी भांति? परवलय। क्लियर हो गया सभी को? अरे हो गया? अब जो देखें, तो अब बताओ कौन सी मोटर इसमें भार बढ़ाने पर मोटर गति तेजी से घटती है? डीसी श्रेणी मोटर। उस मोटर का नाम बताएं जिसका स्टार्टिंग आघूर्ण उच्च होता है? डीसी श्रेणी मोटर। बताओ हो गया क्लियर भी?
चलो अब अगला लक्षण कौन सा बचा है? तीसरा जो लक्षण आपके पास बचा है वो आपके पास क्या है? गति व आघूर्ण अभिलक्षण। गति व आघूर्ण अभिलक्षण। देखिए अब इस बार आपके पास स्पीड भी आ गई और क्या आ गया? आघूर्ण। अब देखो अपने पास स्पीड के बारे में क्या पढ़ के हैं कि एन समानुपाती क्या है? ई बी, और विलोमानुपाती क्या है? फाई। और टॉर्क बताओ क्या पढ़ के आए हो? टॉर्क समानुपाती क्या है? आई, और इधर क्या है? फाई, या इसको फाई आई लिख लो। अब देखो इन दोनों के बीच रिलेशन देखते हैं। अगर आपकी मोटर में आप भार धारा को बढ़ा रहे हो, भार धारा को बढ़ा रहे हो, तो भार धारा को अगर आप बढ़ा रहे हो तो बताओ ईबी का मान कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसका मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है। तो मोटर गति बताओ तेजी से कम हो रही कि नहीं हो रही? अभी पढ़ के यहाँ पर अगर भार धारा को बढ़ा रहे हैं तो ईबी तो कम हो रहा है, फाई बढ़ा तो मोटर गति तेजी से क्या हो रही है? कम। अगर आप भार धारा के मान को बढ़ा रहे हो तो टॉर्क का मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? तो अगर आपके पास बच्चों देखे कोर असंतृप्त अवस्था में तो टी समानुपाती क्या है? आई एल की स्केयर। तो अगर आप भार धारा के मान को बढ़ाओगे तो बताओ तेजी से आघूर्ण बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो वो क्या है, अगर आपका आघूर्ण का मान बढ़ रहा है तो मोटर गति तेजी से घट रही करेगी नहीं करी? तो अगर अपन डीसी श्रेणी मोटर की बात करेंगे तो भार धारा के बढ़ने पर या आघूर्ण के बढ़ने पर मोटर गति तेजी से घटती कि नहीं घटती? तो अब बताओ इसका ग्राफ भी कहां से चालू होगा? ऊपर से या नीचे से? जब भार धारा का मान न्यूनतम होगा तो बताओ टॉर्क का मान भी न्यूनतम होगा नहीं होगा? और अगर भार धारा का मान जीरो तो टॉर्क का मान कितना जाएगा? जीरो। परंतु इसका मान जीरो होगा तो बताओ स्पीड ज्यादा होगी नहीं होगी? अरे सही है क्या? तो एन कहां बैठेगा? ऊपर। तो टॉर्क कहां आएगा? इधर। अब बच्चों देखिए क्या होगा, जैसे आप इसके मान को बढ़ाओगे, जैसे भार धारा के मान को बढ़ाओगे ये तेजी से इधर जाएगा नहीं जाएगा? तो ये स्पीड भी तेजी से कम आएगी नहीं आएगी? अरे आएगी नहीं आएगी? तो अब आपके पास बच्चों देखिए क्या है, जैसे जैसे इसका मान बढ़ाते जाओ एक फिक्स टॉर्क तो पैदा होगा आपके पास। अरे फुल लोड पे जाओगे तो एक फिक्स टॉर्क तो देगी नहीं ना, 200 न्यूटन मीटर 300 न्यूटन मीटर, तो वो मान आपके पास क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और आपके पास स्पीड क्या आएगी? तेजी से घटती चली जाएगी, और आपके पास एक फिक्स स्पीड भी आएगी लास्ट में जाके। तो ये आपका क्या बता रहा है? स्पीड को। ये क्या बता रहा है? टॉर्क को। तो जैसे जैसे बच्चों देखिए आप टॉर्क के मान को बढ़ाओगे मोटर गति घटती चली जाएगी। कौन सी मोटर में? डीसी श्रेणी मोटर में। कौन सी मोटर में? डीसी श्रेणी मोटर। तो इस मोटर में क्या लिखेंगे? विशेषता में क्या लिखोगे आप? मोटर में उत्पन्न आघूर्ण के बढ़ने पर, मोटर में उत्पन्न आघूर्ण के बढ़ने पर क्या होता है? मोटर गति घटती है, मोटर गति घटती है। अब अगर अपन बात करें उपयोगों की, बात क्या करें? उपयोग। तो डीसी श्रेणी मोटर को आप उपयोग कहां पे लोगे? जहां पर आपका स्टार्टिंग आघूर्ण क्या चाहिए? उच्च चाहिए। क्या चाहिए भी? उच्च। तो अगर अपन लिखें उपयोग, इस मोटर का उपयोग उच्च स्टार्टिंग आघूर्ण, उच्च स्टार्टिंग आघूर्ण के लिए किया जाता है। जहां पर आपका स्टार्टिंग आघूर्ण क्या चाहिए? आपको उच्च चाहिए। तो पहला इसका है क्या लिखो अभी? क्रेन, इलेक्ट्रिकल क्रेन। अगर आपको बहुत सारा भार उठाना है तो बताओ क्या चाहिए आपको? क्रेन। तो कौन सी मोटर लगानी है आपको? दूसरा। अपने कहा था होइस्ट, क्या पढ़ा था? होइस्ट, जिसे बोलते हैं उत्तोलक। क्या बोलते हैं भी? उत्तोलक। तीसरा अपने क्या पढ़ा था? बताओ। इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन, विद्युत कर्षण। अरे बताया था नहीं बताया था? कि अगर आपको बच्चों देखें रेलवे लोको को चलाना है तो आपको कौन सी मोटर लगानी है? डीसी श्रेणी मोटर। 40-50 डब्बे एक साथ जोड़ रखे हैं तो बताओ स्टार्टिंग टॉर्क जहां चाहिए नहीं चाहिएगा?
ठीक है भाई। और चौथा आपको मैंने बताया था कि अगर आपके बच्चों देखिए हैवी कंस्ट्रक्शन ट्रक हैं, जहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आपको बहुत सारा बाहर एक साथ लेके जाना, तो उस ट्रक में कौन सी मोटर लगाओगे? डीसी श्रेणी मोटर। तो हैवी कंस्ट्रक्शन ट्रक, तो यहां कौन सी मोटर लगेगी? डीसी श्रेणी मोटर। याद आगे भी हो गए सारे विलक्षण याद? अरे बताओ, एक नहीं हुए? सारे विलक्षण याद हो गए? कितने विलक्षण है? 3। कितने हैं भी? 3। अब इससे संबंधित अपने करें क्वेश्चन देखना। डीसी श्रेणी मोटर में प्रारंभिक आघूर्ण कैसा होता है बताओ? अरे क्या होता है भी? बहुत अधिक। तो प्रारंभिक आघूर्ण होता है बहुत उच्च होता है, अधिक होता है क्या भी? सीधा क्यों नहीं हो रहा? तो स्टार्टिंग आघूर्ण क्या होता है? बहुत उच्च होता है। अगला क्वेश्चन बताएं भी। डीसी श्रेणी मोटर को बिना लोड के चलाना क्यों खतरनाक होता है? गति अत्यधिक बढ़ जाती है। अगर आपके पास गति अत्यधिक बढ़ जाएगी तो नट फाउंडेशन बोल्ट क्या बनाने पड़ेंगे? अलग से। किस प्रकार के भार के लिए सबसे उपयुक्त है? स्थिर गति वाले, कम प्रारंभिक आघूर्ण वाले, तो जहां पे स्टार्टिंग आघूर्ण क्या चाहिए? उच्च चाहिए। अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में। डीसी श्रेणी मोटर का टॉर्क लगभग किसके समानुपाती होता है? फ्लक्स बाय आर्मेचर धारा। तो फ्लक्स और आर्मेचर धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देखें। डीसी श्रेणी मोटर में कम भार होने पर गति कैसे होती है? अगर भार कम है तो गति क्या हो जाएगी? अधिक, या क्या होगी? उच्च होगी। अगला क्वेश्चन पढ़े। किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? चुंबकीय फ्लक्स के। एन समानुपाती क्या है? एबी। और विरामानुपात क्या है? फाई। संतृप्ति के बाद डीसी श्रेणी मोटर में टॉर्क लगभग किसके समानुपाती होता है? आर्मेचर धारा आई ए, या इसको लग सकता था आई एल। आई एल, कोई दिक्कत भी? डीसी श्रेणी मोटर का कौन सा विलक्षण सबसे तीव्र ढलान दर्शाता है? सबसे ज्यादा क्या कम होता है इसमें? गति। क्या होती है? गति। सबसे जल्दी घटती है गति। क्या करती है? गति। सबसे ज्यादा जो ढलान देता है वो क्या देता है? गति धारा अभिलक्षण। कौन सा प्रयोग डीसी श्रेणी मोटर के लिए उपयुक्त है? इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन। पंखे में लगाएंगे क्या इसको? डीसी श्रेणी मोटर का यांत्रिक विलक्षण किसके बीच बनाया था? देखो ये नहीं बताया ना आपको। अब देखो यांत्रिक क्या होती है चीजें? एक तो टॉर्क, दूसरा गति। टॉर्क और गति। देखो लैंग्वेज चेंज कर दी ना इसने। तो अगर आपको यांत्रिक विलक्षण लेना है टॉर्क और गति। बताओ समझ में आ गया? डीसी मोटर के विलक्षण सबको समझ में आ गए? कोई दिक्कत है बताएं?